तो इसी तरह ओ सदा नीरा जो है, ये ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। किस नदी को? गंडक नदी को। तो जो भी कहानी चलेगा इस चैप्टर में ओ सदा नीरा में, ये टोटल कहानी कहां से चलेगा? गंडक नदी के चारों तरफ, वहां की जीवन, वहां की प्रकृति, वहां की जो भी सभ्यता रहा है, उन्हीं से जुड़ा हुआ चीज। इसे बताया जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण की क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। मतलब उत्तर और पश्चिम बिहार का जो कोना है, वहां कौन सा क्षेत्र पड़ता है? चंपारण क्षेत्र। कौन? चंपारण, यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो चंपारण है, ये भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। मतलब कि वहां की भूमि बहुत पुराना है और बहुत नया भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानव, मतलब कि कहां से उतारा है इसको? हिमालय की तलहटी से उतार कर मानव सौ सुलभ अंगों को, मुस्कान वाली धरती को, मतलब कैसे बच्चा जो रहता है, छोटा बच्चा है, उसका अंग सब एकदम कोमल रहता है, उसका मुस्कान भी बहुत प्यारा रहता है। इसी तरह से इसको भी हिमालय से निकाला है मानव ने। ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? कि हिमालय से नदी निकल गई है। कहां से? हिमालय से। पता चल रहा है कि कभी इधर जा रही सीधे, फिर कभी घुमा दिया जा रहा है। मतलब इसका रास्ता सीधा नहीं है, समझे ना? कुछ दूर आगे चल गए, वहां से घुमा दिया गया है, फिर आगे गई है तो फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर उसको रास्ता घुमा दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसा कि मानव उसको ठुमक ठुमक करके चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते। मतलब कि नया खेत है, नया वहां पर पैदावार हो रहा है, नए नए फसलें उगाई जा रही हैं, और बीच बीच में पलाश, पलाश पेड़ का नाम है, तो पेड़ भी लगा हुआ है। साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते, मतलब कि बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वृक्ष को क्या किया गया है? वृक्षारोपण किया गया है, उसको रोपा गया है। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, मतलब कि दूर दूर तक क्या है? भूमि को समतल किया गया है, यानी कि बराबर उसको किया गया है। ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहित वसना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र के रह गया है। मतलब कि खेती करना स्टार्ट हो गया है। खेती करना स्टार्ट हो गया मतलब कि जो पानी है, सब पानी सूख गया और उस सूखी हुई भूमि पर अब क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। और जो नदी है वो क्या हो रहा है? सिकुड़ गई है। कैसा हो गया है? सिकुड़ करके उसमें नाम मात्र के जल रह गया है। जैसे हम लोग के यहाँ देखा है ना डोमाई घर, किस तरह से पानी सिकुड़ करके थोड़ा सा बच जाता है ना। इसी तरह से यहाँ के भी नदी का हाल होता है कि सिकुड़ करके बस नाम मात्र के लिए वहां जल बच जाता है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी। कहने का मतलब ये नदी ऐसा नदी था यहाँ पर कि इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। क्या था? जंगल ही जंगल था। मतलब कि उस नदी के चारों तरफ क्या था? केवल जंगल ही जंगल, और वो भी घना जंगल। लेकिन अब क्या हो गया कि सभी जंगलों को काट करके उसको खत्म कर दिया गया है। करे अब वे किलकती नहीं है, मतलब कि अब जो वृक्ष है, जो नदी है, वो किलकती नहीं है। मतलब सारा चीज क्या हो गया है? अब समाप्ति के कगार पर, यानी सब खत्म हो गया है। या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों उन्मत्त यौना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। कैसा? मतलब कि नर्तन करते रहती है। मतलब कि अब अपना लाज बचाने के लिए बरसात के दिनों में किसी क्षेत्र में ज्यादा अपना पानी बढ़ाती है, समझ रहे ना। मतलब कि कभी
ज्यादा कभी कम। किस तरह से डांस में होता है, डांस करते समय कौन अंग प्रदर्शन अलग रहता है, उसी तरह से इस नदी का भी हाल है कि कभी पानी कहीं ज्यादा है तो कहीं कम हो रहा है। करे मसान, सिकराना, पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उसे निर्वसन किया है। मसान मतलब समझ में रहा ना, मसान मतलब मसाने में खेले होली, मतलब जाना है ना, मसाने में खेले होली। मसान मतलब होता है कि शमशान, वहां कौन होली खेलता है, अघोरी। और अघोरी कौन है, महाकाल के भक्त है, समझे ना। तो वही है मसान। तो यहाँ क्या है कि इस नदी के किनारे, सुनो, इसी नदी के किनारे जो मसान है, तो मसान, सिकराना और वहां की पंडई जो भुजाएं हैं, वो हाथ अपने फैला फैला कर पौरुष को ललकारती है, मतलब ललकारती है कि उसको बुलाती है। आवश्यक अब तो निशान की क्या करेंगे, इसी में ले जाएंगे। करे सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरित मानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। मतलब बाढ़ 62 में ऐसा आया कि पूरे गांव के गांव को क्या किया, दहा करके ले गया। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी। कहने मतलब कि अब ये नदी जो है क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन 2500 वर्ष पहले की बात कह रहा है, कब, 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों से होकर के वहां मौर्यों के यहाँ, शाक्यों के यहाँ और मल्लों के यहाँ उपदेश जाया करते थे, मतलब कि उपदेश देने के लिए जाते थे। तो उस समय क्या था, ये नदी जो है फली फूली, मतलब एकदम अच्छा से संयमित रूप से थी। घना जंगल था उस समय और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, मतलब कि इतना पानी था कि वहां अगल बगल जो पेड़ था वहां पर पानी लगता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं, मतलब बाढ़ भी आती थी उस समय, लेकिन इतना प्रचंड नहीं जितना 62 में, यानी कि 1962 में आया कि पूरे अगल बगल के गांवों को दहा करके लेकर के गया। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। मतलब किस तरह से मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके सब मुगलों ने मंदिर को मस्जिद बना दिया। जितना मंदिर में मूर्ति था सबको तोड़ दिया, असंख्य मूर्तियों को। उसी तरह से 600-700 वर्ष पहले, कितना, 600-700 वर्ष पहले जो है महावन को, यानी कि वन जंगलों को भी कटाई इसी तरह से किया गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वन श्री की प्रतिमाएं हैं। मतलब जो वृक्ष है वो भी क्या है, एक मूर्ति के जैसा है, प्रकृति की देवी है, वन श्री की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक वसुंधरा भोगी और एक धर्मांध मानव। कह रहा एक कहानी सुनी, तो हम लोगों ने वो कहानी सुना अभी कि किस तरह से गौतम बुद्ध नदी के किनारे होकर के जाते, वहां मौर्यों को, शाक्यों को, मल्लों को उपदेश देते जब, तो उस समय नदी एकदम फली फूली थी, वहां संयमित रूप से अच्छे तरीका से थी। लेकिन उसको क्या हुआ, उसी समय बाढ़ आता था। लेकिन जितना इस समय 1962 में, यानी कि 62 के समय में बाढ़ आया, ऐसा बाढ़ कभी भी पहले नहीं आया। फिर कहानी में बताया गया कि 600-700 पहले की ही बात है, 600-700 वर्ष पहले की, कि जिस तरह से असंख्य मूर्तियों को तोड़ा गया, उसी तरह से असंख्य वृक्षों को भी काट दिया गया। ये एक कहानी सुनी। यहां 11वीं यानी 12वीं सदी से पहले, सुनोगे तो कब से,
मतलब कि 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। किसका? 12वीं सदी से, यानी कि यहां से लेकर के 15वीं सदी तक। कौन से वंश का? कर्नाट वंश। ध्यान रखोगे कि इस वंश के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। 300 वर्षों तक किसका राज्य था? कर्नाट वंश का। कह रहे प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यही बस गए। मतलब ये सभी लोग विजय यात्रा के रूप में आया, मतलब कि घूमने के रूप में आया और आकर के यहीं पर क्या हो गया? बस गया सब। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। मतलब कि वहां की जो सुदूर दक्षिण बोला जाए, वहां की रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बनी। मतलब कि उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? मतलब कि ये जो कीमियाई यहाँ प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से कितने लोग परिचित हैं? सुनो ये कहानी। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव। कौन? कर्नाट वंश के राजा कौन? हाँ, हरि सिंह देव। अब सुनो, यहां लड़ाई चलेगा। क्या चलेगा? अगर हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। किसका? गियासुद्दीन तुगलक का। मतलब ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह देव, इसको 1325 में गियासुद्दीन तुगलक का क्या करना पड़ा? मुकाबला करना पड़ा। मतलब कि इन दोनों में लड़ाई चला। करे विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। कहां पर? मतलब कि यहां से जंगल स्टार्ट होता है अंदर, और जंगल के किनारे गियासुद्दीन तुगलक जो है, इसका सेना क्या है? बहुत विशाल सेना खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। मतलब कि इसके यहां से जंगल स्टार्ट होता है और इतना जंगल अंदर था कि अंदर बीच जंगल में क्या था? इसका राज सिंहासन, यानी एक तरह से राज्य था, जो कि जंगल से होकर के जाना यहाँ क्या था? उसको खोज पाना कठिन था। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। मतलब इतना जंगल था कि उसको खोज पाना क्या था? मुश्किल था, कठिन था। मतलब कि उसको, यानी इसके द्वार को खोज पाए ऐसा गियासुद्दीन तुगलक की सेना और उसको कठिन लगा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया। मतलब कि जो सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक, अपने घोड़े से उतरा और यहाँ पेड़ जो है, एक बिटप का पेड़, तो उस बिटप के पेड़ को क्या किया? अपने तलवार से काटा, और जैसे ही काटा तो उसके गिरते हुए बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में। मतलब जैसे ही वो तलवार चलाया इस पेड़ पर, तो उसके सभी सैनिकों में एक बिजली सी दौड़ गई और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। मतलब गियासुद्दीन तुगलक ने एक पेड़ को काटा और उसके हजारों सैनिकों ने क्या किया? अब पूरे जितना पूरा पेड़ था सबको काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। मतलब कि पूरा हजारों तलवारें मिलकर के पूरे पेड़ को काटते हुए हरि सिंह देव के दुर्ग जो है वहां पहुंचती है, और हरि सिंह जो देव है वो बेचारा अपना राज्य छोड़ करके क्या होता है? कहां भागता है? नेपाल भागता है। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं, और उसी समय से जंगल जो है क्या हो रहा है? कट रहा है, और अभी कटते आ रहा है। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान, जहां बीज डालने भर की दरकार है। मतलब कितना से मतलब है? केवल वहां बीज डालने से ही मतलब है। घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठी है। मतलब कि जो घने जंगल है,
तो पहले घने जंगल था और उसी घने जंगल के बदला में अब क्या है, ऐसा मानो कि पैदावार ललक उठी है, मतलब कि अब वहां पर फसल जो है ज्यादा मात्रा में उगाया जा रहा है। यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवारों यानी तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। मतलब कि धरती का खजाना क्या है, पेड़ पौधे। तो उस समय तो आक्रमणकारी था कि अपने तलवार से इन पेड़ों को काट डाला, और अब अनेक मशीन है, ट्रैक्टर है, जो कि पेड़ पौधों को उगने नहीं दे रही है। उसकी भूमि में जैसे ही कोई पौधा निकलता है उसको जोत करके क्या कर देता है, पैदावार वाली फसलें रोप देता है। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्र हैं। मतलब इस धरती पर जो लोग हैं ये लोग प्राचीन भी हैं और नवीन भी है, मतलब कुछ पुराने टाइप के हैं और कुछ नए टाइप के हैं। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर इस जगह पर प्राचीन काल से ही आने जाने वाले लोगों का क्या है, तांता बंधे रहा है, मतलब कि आदमी आते जाते रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ बाहर से ही आते रहे। मतलब ये जो जंगल से धरती निकाला गया है, इसको जोतने के लिए हमेशा कहां से लोग आते रहे हैं, बाहर से ही लोग आते रहे हैं। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धागर जातियां यहां आकर बसी। थारू और धागर मतलब कि बाहर के लोग आए ना, और आकर के यहाँ पर दूसरे यहाँ से मजदूर ला करके बसाया गया, वही लोग यहाँ बसे। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। थारू जो लोग थार से आए हैं, कहां से, थार मतलब थार जगह का नाम है, समझ में आया, ये कार चलने वाली नहीं। अरे थारू जो है, थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है, मतलब कि वहां उन लोगों के आने की जो मत है, मान्यता है, अलग अलग मत है। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। मतलब ये जो थारू लोग हैं ये लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार यानी कि राजस्थान से निकला मानते हैं। थारू जो है कहां से मानते हैं, ये थारू जो शब्द है ये थार से निकला हुआ है, और थार जो है कहां का है, राजस्थान से निकला हुआ शब्द माना जाता है। धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। कब, धागरों, किसको, धागर का मतलब होता है जो बंधुआ मजदूर समझता है ना, भाड़े पर लाया गया मजदूर, तो भाड़ा पर जो मजदूर लाया गया उसी को धागर बोला जाता। कह रहे कि धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। कौन चीज के, मतलब कि ये लोग नील की खेती करेंगे, इसी सिलसिला में उन लोगों को लाया गया। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। कहाँ के, मतलब ये जो धागर लोग हैं ये कहां से लाए गए हैं, छोटा नागपुर से। कहां से, और छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में। मतलब कि दक्षिण बिहार जो बोला जाए ना, दक्षिण बिहार और झारखंड जो बोला जाए, इसी के क्षेत्र में है छोटा नागपुर। कह रहे छोटा नागपुर के पठार से लाए गए, और ये आदिवासी थे। कौन, तो आदिवासी जातियों में कौन, ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि, इन्हीं की जैसा और जाति के लोग। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। क्या, ओराव भाषा में धागर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहां लाए, और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। मतलब ये जो धागर लोग हैं ये 200 वर्षों पुराना जो इन लोगों का गीत है,
ये महाप्रस्थान वाली गीत कथा अपने सुनाते रहते हैं। बिखरी पड़ी है। और इनके गीत में क्या होता है कि नील से संबंधित जब खेती किया जाता उन्हीं गीतों को गाया जाता। करे आपस में धागर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में, मतलब जो धागर जो है अपने आप में, मतलब कि अपने ग्रुप में मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से, अपने ग्रुप के बाहर के लोगों से कैसे बात करते हैं, या तो भोजपुरी में नहीं तो मधेसी भाषा में। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूया लोग भी इसी भ्रांति यानी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। कहां से? दक्षिण बिहार के कौन जिला से? गया जिला। तो गया जिला के नाम सुना है लोग? गया गया तो बहुत बढ़िया, हमारा नाम मालूम रहा। ये आदिवासी नहीं है, मतलब ये जो लोगों को वहां हिमालय के तलहटी में लेकर के गया तो यहाँ के लोगों को क्या किया गया, मतलब काम करने के लिए लेकर के वहां पर गया। तो ये लोग आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। मुसहर वर्ग समझता है ना? ये हम नहीं समझते हैं, हमको इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। ये मुसहर वर्ग ये कौन से वर्ग में, कौन से जाति में आते हैं शायद हमें नहीं मालूम है, लेकिन किसी किसी को मालूम है। जिसको मालूम है हमें बताएगा लो। मुसहर वर्ग किसको बोला जाता है? मुस पकड़ने वाले को। जैसे बीन है, बोलता है लो कि बीनता है लो, तो मुसहर वर्ग होगा, कहीं मुस से कहीं संबंधित होगा। मुसहर अलग वर्ग आता है। अब न आता है तो नहीं मालूम है, लेकिन जिसके मालूम है बताएगा लो। सुनो, नहीं ऐसा नहीं होता है। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। मतलब कि ये केवल दासी टाइप से क्या करते, इन लोग का यूज करता, लोग काम कराता, लेकिन कभी भी ये लोग संपदा में भागी नहीं बन पाए। करे आने वाला ताता बंधा ही रहा, मतलब कि यहाँ लोग जो है आते रहे, आने वालों की संख्या कभी भी खत्म नहीं हुई। लोग यहाँ पर क्या होते रहा, आते रहा। करे आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासियों और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाई जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। मतलब इस भूमि पर सभी लोगों ने आया, अंग्रेज भी आए, दूसरे देश से जो आक्रमणकारी रहे वो लोग भी आए, सभी लोग इस भूमि पर क्या किया, आया, और इस भूमि ने सभी लोगों को आश्रय प्रदान किया। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, मतलब कि एक नया समुदाय यहाँ पर इस भूमि पर क्या हुआ, पधारा है। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, कहाँ के, मतलब कि पूर्वी जो बंगाल है वही वहां के लोग यहाँ पर आए हैं शरणार्थी बनकर। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की निश्चित योजना के अनुसार बसाने का, मतलब कि वहां पर लोगों को बसाया जाए। थारुओं और धागरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में उन्हें मिली, और हिमालय की पद स्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणों तक उड़ेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी बीना पर थिरकी जिसकी झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। मतलब कि फिर से एक पुराने जैसे पुराने नदी थी कि अगल बगल सभी हरियाली था, उसी तरह से फिर 10-12 वर्ष पहले क्या हो चुका, वहां पर उसी तरह से रंग आया, और बीना पर थिरकी जिसकी हर झंकार जो है इसको याद दिलाती है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बीना की विविध रागिनी सुनने को मिली।
थारुओं के अनुपम गृह कला, गृह कला मतलब कि घर को जो सजाने का कला हो, धागरों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्निवास, किसानों के कारुण कीर्तन। मतलब कि लेखक जब वहां जाता है तो देखता है कि वहां पर जो थारू लोग हैं, जो आदिवासी डांस है, आदिवासी प्रोग्राम है, ये सारा चीज वहां पर स्टार्ट होता है, स्टार्ट कराया जाता है। तो इसको यहीं पर रहने देंगे, अगला पार्ट में पढ़ेंगे कौन चीज, आदिवासियों के डांस, आदिवासियों के नाटक, कि कोई जानवर बने रहेगा,